देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफीन। नाजरीन, आप रोज़ाना हमें देखते हैं पीर से जुमरात, लेकिन आज जुम्मे वाले रोज़ भी आप मुझे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम मैं स्टूडियो से नहीं कर रहे, आपको पीछे यकीनी मेरे नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ मनाजिर हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में कराची के। हम जानते हैं नाजरीन कि जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस के केसेस जब बढ़ते रहे, तो एक ऐसे अस्पताल की, एक ऐसी जगह की ज़रूरत पेश आई और एक ऐसी अस्पताल की ज़रूरत महसूस हुई जहां पर आइसोलेशन का क़याम किया जा सके, मरीज़ों के लिए मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जा सके, उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया जा सके। और ज़ाहिर सी बात है, जब अस्पतालों पे बर्डन आ गया बाहर के, तो उसके बाद एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए, उनकी आइसोलेशन के निज़ाम और आइसोलेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाया जाए। ज़ाहिर सी बात है, 22 करोड़ आबादी का ये मुल्क है और ख़ास तौर पे अगर कराची की मैं ख़ास तौर पे खुसूसी बात करूँ तो इसे कराची की ही जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2.5 करोड़ तक की आबादी है। और इतने बड़े शहर के अंदर लोगों का घरों में अपने आप को आइसोलेट करना, ऐसी बीमारी के साथ साथ जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकती है, एक दूसरे को लग सकती है, यकीनी तौर पर मुश्किल काम था। उसके लिए हुकूमत सिंध ने और पाक फ़ौज दोनों ने एक टेबल पे बैठे और बैठ के ये डिसाइड किया कि जी एक जगह ऐसी होनी चाहिए, आवाम के लिए ऐसी सहूलत मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ये सारा इलाज किया जाए, उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, मेडिकल फैसिलिटी उनको दी जाए। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जी 18 मार्च 2020 को फील्ड आइसोलेशन सेंटर का आइडिया एक पेश किया गया, जब सारे ब्रेन्स एक टेबल पर बैठे। और उसके बाद सिंध हुकूमत और पाक आर्मी की मदद से 25 मार्च को प्रोजेक्ट का इफ्तिताह के लिए तैयार किया गया और फिर 2 अप्रैल को गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने फील्ड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया और 6 अप्रैल को अपना पहले मरीज़ के साथ फील्ड आइसोलेशन सेंटर में ये एक्सपो सेंटर तैयार था जहां हम मौजूद हैं इस वक्त। पहले फील्ड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया जिसको FIC कहा जाता है, और उसके बाद हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाया गया जिसको HDU कहा जाता है। अभी हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे आज कि किस तरह से यहाँ पे फील्ड आइसोलेशन सेंटर और HDU का क़याम किया गया है और किस तरह से उसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चलाया जा रहा है। ना सिर्फ इस सारी चीज़ों में हम आपको ये बताएं कि जी सिंध गवर्नमेंट और पाक फ़ौज का किरदार बड़ा पेश रहा, सिविल सोसाइटी का भी किरदार बहुत रहा और उसको भी सराहना चाहिए और उन्होंने भी अपना किरदार बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जो है वो निभाया। अब तक बताते हैं कि तकरीबन 1164 मरीज़ों का इलाज मुमकिन हुआ फील्ड आइसोलेशन सेंटर में। उसके अलावा जो है 1200 बेड पर मुश्तमिल ये बेड शुरू में बनाया गया था ये फील्ड आइसोलेशन सेंटर, लेकिन उसके बाद फिर इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई गई और जैसे जैसे पेशेंट्स आते गए लोड बढ़ता गया। जब पीक आ गई थी 15 जून को, मैं फिर बात करूं, पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट नंबर्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे 15 जून को, आज से तकरीबन 3 महीने पहले। तो फिर उस वक्त ज़्यादा इसने जो है अपना इफ़ेक्टिवली अपना मेजर रोल प्ले किया इस सारे सिनेरियो में। और फिर उसी दरमियान जब फील्ड आइसोलेशन सेंटर जब इन्होंने शुरू में बनाया तो उसके बाद हाई डिपेंडेंसी यूनिट की अशद ज़रूरत पड़ी और फिर उसके बाद उसका इफ्तिताह जो हुआ वो 21 जून को हुआ, जो कि सिर्फ 68 घंटे के अंदर सिंध हुकूमत ने पाक फ़ौज की मदद से तामीर किया। ये हम बाहर की तो मिसालें बहुत देते हैं, हमने दूसरे ममालिक की मिसाल दी, यकीनी हमारा हमसाया दोस्त मुल्क है चाइना, उसके बारे में हमने बताया कि उन्होंने कैसे 48 घंटे के अंदर फ़ौरन खड़ा कर लिया था अपना कोविड के लिए अस्पताल। तो इसी तरह ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है जब केसेस बढ़ गए 21 जून को जब ये स्टार्ट हुआ, ऑपरेशनल हुआ, इसका इफ्तिताह किया गया, तो केसेस बढ़ने के बाद 68 घंटे के अंदर बनाना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा क्रेडिट था जो कि गवर्नमेंट और पाक फ़ौज को जाता है, उन दोनों की कोलैबोरेशन से और सिविल सोसाइटी की भी कोलैबोरेशन से जो ये हुआ और सबके ताउन के बाद बनाया गया।
लोगों का शायद ये सोचना था, मानना था कि शायद कोविड चूँकि कम हुआ है तो ये बंद हो गया है या चल रहा है, या लोगों को इसकी कन्फ्यूजन थी। तो आज हम यहाँ से प्रोग्राम करेंगे और आज आपको दिखाएंगे कि स्टिल ऑपरेशनल है। यहाँ पे अभी भी पेशेंट्स मौजूद हैं, आइसोलेशन सेंटर के अंदर भी, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर भी, और लोगों को पेशेंट्स को कैटर किया जा रहा है, उनको टेक केयर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इंतज़ामात किए हुए हैं। और वो इंतज़ामात क्या हैं, और आप अभी भी अगर कोई कोविड का पेशेंट है वो यहाँ आना चाहता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। और चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बार बार मैं आपको ये बताऊँ, तो इसके लिए उन्होंने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे आप कोविड के पेशेंट्स के लिए रखी हुई हैं, किस तरह से कौन कौन से यहाँ पे इंटरनल इनके सब डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, मैं फिर कहती हूँ कि कराची एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, इसके लिए इस तरह के मरकज़ का क़याम करना बहुत ज़रूरी था, बहुत अशद ज़रूरत था। और चूँकि जब कोविड के बाद इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल कराची में इमर्ज हो गई थी, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर नंबर पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, ज़्यादा टेस्ट हो रहे थे, तो उसके बाद इस तरह का जो इदारा था वो पेशेंट्स के लिए एक बड़ी ही रिलीफ की चीज़ अगर मैं कहूँ तो होगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अब दोबारा NCOC में, जैसे कि परसों डिस्कस हुआ, हमने इसके ऊपर भी प्रोग्राम किया कि जी जो 100% अगर केसेस हैं उनमें से 50% केसेस कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो कराची में अभी भी ये इदारा फ़ाल है और ये जो आइसोलेशन सेंटर और डिपेंडेंसी यूनिट है और अपना बेहतरीन तरीके से काम अंजाम दे रहा है। और ये किस तरह से काम कर रहा है स्टिल, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो हम अंदर भी चलेंगे और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, जो यहाँ का स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो फोकल पर्सनस हैं, उनसे डिस्कस करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अभी भी ये एक्सपो सेंटर के अंदर फील्ड आइसोलेशन सेंटर और साथ ही साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट काम कर रहा है। अच्छा नाजरीन, मैंने आपको जैसे कि अपने आगाज़ में बताया कि इस एक्सपो सेंटर के अंदर एक FIC और HDU यूनिट्स का क़याम हुआ और उसके पीछे उसकी मैंने सारी ब्रीफिंग भी आपको दी अपने आगाज़ में। अब इस वक्त हमारे साथ फोकल पर्सन जो सिंध गवर्नमेंट के हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करूँगी, हेल्थ डिपार्टमेंट के। अच्छा, उनसे अब हम यहाँ ये जानेंगे कि व्हाट इज़ FIC, व्हाट इज़ HDU, और ये जो सारा सेटअप जो इस वक्त चल रहा है, इसमें कितने पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स आए हैं अब तक, और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटीज़ अब तक दी हैं, ये सारी चीज़ें। और इनिशियली तो हम इनसे पूछते हैं कि जी ये FIC और HDU क्या है, ताकि आम आदमी को पता हो। वैसे तो लोगों को मालूम है अब तक और चीज़ें लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद हम चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुजाहिद सुमरो साहब हैं मेरे साथ, जो कि इस वक्त फोकल पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ पे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ करें कि व्हाट इज़ HDU एंड व्हाट इज़ FIC, और स्टार्टिंग में FIC, फिर मैंने अपने जैसे आगाज़ में बताया कि FIC बना, फिर HDU बना, तो ये दोनों जो हेड्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हमें एक्सप्लेन करें। अच्छा, शुरू में जब जो है ना कोरोना वायरस की जो है ना जैसे जैसे इंक्रीज़ होता गया तो लोड जो है ना बहुत बढ़ गया, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बढ़ गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़ गया। तो उसके मद्देनज़र जो है ना रख कर यहाँ पे जो है ना FIC का मतलब फील्ड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। यहाँ पे जो है ना 6 हॉल हैं, एक हॉल में तकरीबन जो है ना जो हमने अकोमोडेशन किया था 200 पेशेंट का अकोमोडेशन किया। शुरू में जो है ना ये आइसोलेशन था। आइसोलेशन का मकसद ये है कि जितने भी पेशेंट जो है ना पॉजिटिव हो रहे थे और उनको कोई घर में फैसिलिटी नहीं हो रही थी, तो फिर वो यहाँ पे जो है ना हम उनको फैसिलिटेट कर रहे थे और यहाँ पे मैनेज कर रहे थे। उसके बाद जब और लोड बढ़ गया और इनकी कॉम्प्लिकेशंस आ गई जो ना कोरोना वायरस की, जो लंग्स के हवाले से है, और उनको जो है ना सांस की तकलीफ़ हो गई ज़्यादा, तो फिर और उसके बावजूद जो है ना मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में जो है ना गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वहाँ पे भी ICU HDU इस्टेब्लिश किया। मगर वहाँ पे जो है ना जब ओवरलोड हो गया तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी ने जो है ना मिलकर किया कि कोई यहाँ पे इनको और फैसिलिटेट करें, जो है ना यहाँ पे हम HDU यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, ताकि जो है ना जो लोड ज़्यादा है वो हम यहाँ पे जो है ना उनको मैनेज करें। फिर यहाँ पे जो है ना तकरीबन 140 बेडेड पे जो है ना HDU इस्टेब्लिश किया। HDU वही सारी चीज़ें वही हैं जो आपके जो है ना प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं ना, सवाए इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाकी सारी HDU में यहाँ पे फैसिलिटीज़ है।
जिसके मद्देनज़र जो ना वो हमारे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं या एनेस्थेटिस्ट हैं, वो सारे उसी तरह ही मैनेज कर रहे हैं जिस तरह बाहर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो ना टर्शियरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट होती है। अच्छा, फरवरी से ज़ाहिर सी बात है ये सारा कोविड का जो मामला शुरू हुआ, और ख़ास तौर पे अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ की, तो 25 मार्च को ये इनाग्रेट हुआ एफआईसी पहले, एंड देन उसके बाद एचडीयू का क़याम हुआ। अभी तक मार्च से लेकर टिल येट, अगर हम यहाँ अक्टूबर में खड़े हुए हैं आज, कितने पेशेंट्स आए, पेशेंट्स का कितना लोड हुआ, और किस तरह से उसको मैनेज किया गया? जाहिर सी बात है एक बड़ा लोड था, बीमारी नई, चैलेंजेस नए और प्रॉब्लम्स नई, तो किस तरह उसको मैनेज किया गया? एचडीयू में हमारे पास मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आ रहे थे। आगा खान से आते हैं, लियाकत नेशनल से आते हैं, या इंडस हॉस्पिटल से आते हैं। इस पे ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ इनके जो अखराजात हैं बहुत जो ना कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से बेचारे पेशेंट जो है ना उनको अफोर्ड नहीं करते। वो सारे यहाँ पे हर चीज़ उनको फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, खाने पीने का, और मेडिसिन, कितनी भी मेडिसिन महंगी हो और कंसल्टेंट ने अगर जो है ना वो प्रिस्क्राइब की तो हम बाहर से भी जो है ना परचेज़ करके और जो है ना उनको देते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, खाना पीना, रिहाइश, हर चीज़ यहाँ पे फ्री थी। हाँ हाँ, हर चीज़ फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक्सपेंस नहीं था। और कितने कितने मरीज़ एफआईसी में अब तक कितने आ चुके हैं, एचडीयू में अभी तक कितने आ चुके हैं? तकरीबन हमारे यहाँ एफआईसी और एचडीयू लोड पे अभी तक जो लोड रहा है तकरीबन 15,000 तक रहा है। ओह अच्छा। क्योंकि अगर आप हम एक एक पेशेंट है तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो ना एफआईसी में 35 डेज़ एक पेशेंट रहा है। अच्छा। ओह, तो 35 डेज़ में भी मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन थी। पीसीआर करा देते पॉजिटिव हो रही थी, तो उसी टाइम जो है ना हम जब तक नेगेटिव नहीं होती हम उनको नहीं भेज रहे थे, क्योंकि वो इतना लंबा टाइम भी डॉक्टर साहब कोविड के पेशेंट को रहता है? हमारे पास पेशेंट रहा है। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि जो पेशेंट यहाँ पर आना चाहता है, या किस तरह से आप उसका एडमिशन किस तरह से करते हैं? बाय वॉक आ जाता है या राब्ता आपसे किस तरह करता था? ये आपने सिस्टम इसको किस तरह से बनाया? हमारे पास जो है ना वॉकिंग पेशेंट भी आते हैं। वॉकिंग जैसे उनको वो हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे उनको पता चला कि भाई आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2 गेट हैं एक्सपो सेंटर के, गेट 1 गेट 2। हम गेट 2 जो है ना हम आम जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हम जो है ना उनको अलाउ करते हैं। गेट 1 जो है ना वो सिर्फ मरीज़ों के लिए है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं, वहीं से जो है ना पेशेंट रिसीव करते हैं। वो अपनी वहाँ पे गेट पे जो है ना हमारे जो है ना डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वहाँ बैठे हुए हैं और 24 घंटे बैठे हुए हैं। जैसे पेशेंट आता है वहाँ, अगर किसी को कोविड हुआ है और वो आना चाहे वॉक इन, तो वो आराम से यहाँ एक्सेस है, सारी चीज़ें इजीली हैं? चीज़ वहाँ आएगा, गेट पे आएगा कि भाई ये मेरी रिपोर्ट है, मेरा पॉजिटिव है और मुझे घर में आइसोलेशन नहीं है, हम उनको जो है एडमिट कर लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा रहा सारा सिनेरियो। ये कि हमारा अभी एक कमांड रूम है जहाँ पे यहाँ के जो नंबर जो ना तकरीबन पूरे पाकिस्तान में दिए हुए हैं कि कहीं से भी कोई फ़ोन आ रहा है कि भाई घर से आ रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है, जहाँ कोई चलते हुए किसी को और फ़ोन आया, सर मेरे पास मेरे पेशेंट है, उनकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, हम कैसे आएँ? तो हम जो है उनको बता दें कि आप गेट 1 से आ जाएं, जैसे आते हैं हम उनको उसको एडमिट करते हैं। या किसी हॉस्पिटल से जो ना पेशेंट है उनको वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जगह नहीं है और हम पेशेंट भेज रहे हैं, फिर इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जो हमारे जितने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट हेड हैं ना, उसमें जो ना कमांड ब्रिगेडियर साहब है, एक हमारे डॉक्टर कंसल्टेंट हैं, वो हैं, जैसे भी वो समरी मूव होती है तो एकदम वो फिर जो ना उसको जो ना ओके करके हम ले लेते हैं पेशेंट को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से हमने गुफ्तगू की, आपने देखा। अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। इस वक्त हम चूँकि आपको पता है नाजरीन, यहाँ एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, एचडीयू और एफआईसी को विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना अच्छा कितना डिसिप्लिन से जो है सारा सिस्टम निज़ाम बनाया हुआ है और काम चल रहा है। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, बेसिकली ये इनका है ग्रीन जोन, और आप मेरे पीछे अगर मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ आपको कि ये डोनिंग एरिया है बेसिकली, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स वगैरह जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अंदर
आने के लिए, चूँकि ज़ाहिर सी बात है जब वो अंदर जाएंगे तो उसके लिए उनको बहुत केयरफुल होना है, उन्होंने अपना ख्याल करना है कि वो इन्फेक्टेड ना हो, और उसके लिए प्रॉपर पीपीईज़ का इस्तेमाल करना, प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन करके रेडी करके फिर अंदर जाना। तो ये इस वक्त डोनिंग एरिया में हो रहा है मेरे पीछे। साथ ही आप देखें कि इस तरफ हम थोड़ा सा अपने लेफ़्ट पे दिखाऊं मैं, तो ये जो आपको सारी मॉनिटरिंग होती हुई बेसिकली नज़र आ रही है, जो हमारी ज़बान में हम मॉनिटरिंग कहते हैं, और सारे सिस्टम यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। उसके बैक पे अंदर जाके जो है वो रेड जोन है जहाँ पे पेशेंट्स हैं, जहाँ पे अंदर पेशेंट्स इनके पास मौजूद हैं, और वहाँ पे जो है रेड जोन में ऑफ कोर्स जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को रखा गया है, जिसके लिए ये प्रिपेयर होके डॉनिंग एरिया से अभी अंदर जो है वो डॉक्टर्स जाएंगे। जो डॉनिंग एरिया में हमने देखा कि जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था पीपीईज़ के अंदर, क्योंकि उनको ऑफ कोर्स अंदर रेड जोन में जाना है जहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स कोरोना वायरस के मौजूद हैं, तो उनको अपनी सेफ्टी का भी बहुत ख्याल करना है। तो पीछे डॉनिंग एरिया से आपने देखा कि लोगों ने अपने आप को पीपीईज़ में रेडी किया, और उसके बाद जो है वो गए ऑरेंज जोन से होते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे जाके जो है वो इनका रेड जोन बना हुआ है वहाँ तक। ये इनका जो है बेसिकली अगर थोड़ा सा हम आगे चलें तो ये इनका यहाँ से निकल के उधर ऑरेंज जोन बना हुआ है, जिसके अंदर इनके डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो वहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ से होता हुआ वो अंदर रेड जोन की तरफ गया है जहाँ पे पेशेंट्स हैं, जहाँ पे उनको उनका ट्रीटमेंट करना है। और थोड़ा सा हम उस तरफ अगर चलें और हम दिखा दें कि जी वो जाके आगे जो है इन्होंने वहाँ रेड जोन बनाया हुआ है, जहाँ प्रॉपरली पूरा सारे जो पेशेंट्स हैं उनको रखा हुआ है और उनको कैटर किया जा रहा है। सो ये इस वक्त ये इनका प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये प्रॉपरली अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो प्रिपेयर करके अंदर भेजते हैं। जी डॉक्टर साइमा बताइएगा कि किस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे देखने वाले नाजरीन को। ओके जब हमारे पास जब अभी तो 7 पेशेंट्स हैं एचडीयू में। एचडीयू इज़ आर हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ठीक है। तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और जो कि निस्बतन ठीक है, सिर्फ अपनी आइसोलेशन पीरियड पूरा करने आते हैं, लाइक घर पे नहीं, वो आइसोलेशन नहीं हो सकती उनकी, तो उनको हम इधर ही फील्ड आइसोलेशन सेंटर जो एफआईसी है वहाँ पे रखते हैं। और उनमें से जो पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा सिक होते हैं, जैसे उनको ऑक्सीजन की नीड है या उनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जैसे हम कहते हैं जी, बाईपैप या सीपैप की नीड है, तो फिर उन्हें हम एचडीयू में एडमिट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास हर शिफ्ट में एक कंसल्टेंट फिजिशियन और एक एनेस्थेटिस्ट, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ रेडियोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी भी पेशेंट में ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है तो हम दूसरे हमारे जो सीनियर स्टाफिंग है, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम हेल्प ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं केस। पेशेंट जो हमारे पास आता है ना, वो 3 तरीके से आता है। या तो हमारे पास घर से वो कॉल करके हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, सही। उस सूरत में हम उनसे सिर्फ एक कोविड पीसीआर की पॉजिटिव रिपोर्ट पूछते हैं, ठीक है ना। दूसरा पेशेंट कोई हमारे पास यहाँ गेट पे डायरेक्ट आ जाता है, अच्छा, ठीक है, विद द रिपोर्ट्स। सही। थर्ड, हमें हॉस्पिटल से रेफरल आता है कि कोई पेशेंट है जो प्राइवेट में एडमिटेड है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है मजीद, तो दे वांट टू शिफ्ट टू एक्सपो, तो फिर हमें वो हॉस्पिटल के थ्रू रिक्वेस्ट आती है, सही। ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे हमें यहाँ पे जो पेशेंट सारी आता है। ट्रीटमेंट हो रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ये हमारा असेसमेंट एरिया है। अच्छा। इस असेसमेंट एरिया में हमारे डॉक्टर और स्टाफ उनको डील करते हैं, जो अंदर प्रॉपर किट में होते हैं, ओके। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में होता है, पीपी में, वो उनको असेस करते हैं। उस वक्त उनके वाइटल्स और उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन देखी जाती है, और अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि उनको एफआईसी में रखना है या उन्हें एचडीयू में ट्रीट करना है, सही। ठीक है। और एचडीयू में जब वो एडमिट होते हैं तो हमारी सारी ट्रीटमेंट इट्स ऑल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम लोग यहाँ पे हर वो लेटेस्ट दवाई दे रहे हैं जो बाहर जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स को परचेज़ करनी पड़ती है, सही। जैसे कि रेमडेसिविर है, इवन दैट वी आर गिविंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हियर टू द सही। पेशेंट्स, ठीक सही। है। और फिर जब वो पेशेंट इम्प्रूव होता है, अगर तो वो स्टेबल होता है, तो 10 डेज़ की जब उसकी आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो देन वी डिस्चार्ज देम होम। और डिस्चार्ज पर भी हम उनको प्रॉपर रिटन में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो ठीक उन्होंने है, फॉलो करनी जी, है जो further उन्होंने भी। घर पे फॉलो हाँ। करना है, कोई फॉर एग्जांपल मेडिसिन लेनी है, कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं। और जो पेशेंट्स फिर ऑक्सीजन पे होते हैं, जब उनको ऑक्सीजन से ऑफ हुए हुए 3 दिन गुजर जाते हैं तो फिर हम उनको यहाँ से एचडीयू से उनको डिस्चार्ज करते हैं।
सही एचडीयू से डिस्चार्ज करते हैं। और इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं सारा सिस्टम मॉनिटरिंग का है, ये हमें नज़र अंदर का रेड जोन का जी। मनाजर हम देख रहे हैं, इफ आई एम दिस नॉट रॉन्ग। फर्स्ट स्क्रीन इज शोइंग यू दिस असेसमेंट एरिया, ठीक है, Okay. ये पूरा आपको हाँ। असेसमेंट एरिया दिखा रहा है। सही। जो सेकंड स्क्रीन है ना, ये आपको हमारा एचडीयू दिखा रहा है। ये हमारे पेशेंट्स एडमिटेड है एचडीयू में, इस बे में मेल पेशेंट्स हैं, दूसरे बे में फीमेल पेशेंट्स हैं। और ये हमारा डॉफिंग वाला जो एरिया है थर्ड स्क्रीन पे वो दिख रहा है। और एफआईसी, ये जो छोटे अगर आपको विंडोज दिख रही हैं, हाँ, स्क्रीन बिल्कुल। दिख रहे हैं, तो दिस इज़ आवर एफआईसी एरिया। हाँ। मैं अगर आपको दिखा दूँ तो दिस इज़ बेसिकली ये इनके बेड वाला एरिया है, सही। ठीक है। और अगर खुले जब, एंड दिस एरिया इज बेसिकली देयर डाइनिंग हॉल। अच्छा सो दे हैव अ डाइनिंग हॉल, दे हैव अ टीवी देयर। अच्छा, प्रॉपरली तो मतलब प्रॉपर लाइफ इनकी स्टाइल जो जी उनका जी है वो भी मेंटेन एफआईसी किया हुआ के है जो यहाँ पे। पेशेंट्स हाँ, हैं, बिकॉज दे आर स्टेबल, दे कैन मूव अराउंड। हाँ। तो इनका एक कॉमन डाइनिंग एरिया है, दे हाँ। ऑल्सो हैव टीवी देयर। और That's इनके लिए good. हम लोग आर्ट एक्टिविटीज़ और दूसरी मेंटल हेल्थ की भी एक्टिविटीज़ अरेंज कराते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेशेंट्स ये घर से इतने दिनों के लिए आते हैं। नहीं, ये अच्छा एक पॉइंट मैं यहाँ पे बीच में बहुत अच्छा डॉक्टर साइमन ने खुद ही रेज अप किया और बताया, क्योंकि हमने देखा कि जब ये कोरोना वायरस आया पूरे दुनिया में और जब कोविड आया तो उसके बाद चूँकि लॉकडाउन हुआ या वैसे भी लोगों को आइसोलेशन में जाना हुआ, तो हमने देखा कि लोगों को मेंटल सिकनेस बहुत हुई, उनके वो मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उनको इफ़ेक्ट बहुत किया वो वैसे भी उनके इमोशंस के ऊपर भी। तो ये अच्छा, आपसे मैं थोड़ा सा इस पर ब्रीफ मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ी सी डिटेल्स बताएं भी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग उस तरह कोप अप नहीं कर पाए, क्योंकि इतना हम एडवांस हो गए हैं, इतनी लग्जरियस हमारे लाइफस्टाइल हो गए हैं और इतना ज़्यादा हम बिज़ी हैं इस तेज़ रफ्तार दौर में आजकल दुनिया की, कि लोग बिज़ी रहते थे काम में। अब एक तो प्रॉपरली बैठना, सिर्फ 14 दिन की आइसोलेशन, एक तो पहले लोगों को It's not आइसोलेशन easy. का पता ही नहीं था जी। कि आइसोलेशन है क्या, क्वारंटीन का मतलब क्या है। लेकिन जब लोगों को पता चला एंड दे कम टू नो, तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हुआ उसको मैनेज करना। तो ये एग्जैक्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि तो- इससे आपने पेशेंट्स को किस तरह मैनेज किया। जब पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, तो द फर्स्ट डे उनको एंजाइटी होती है, और इनकी हम आर्ट एक्टिविटीज़ भी अक्सर ओपन एयर में बाहर कराते हैं। अच्छा, आर्ट एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने क्या प्लान किया, लेट्स सपोज? वो आपको डॉक्टर राउफ ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे, बट हम ये अरेंज द, मतलब उनको बिजी रखने के लिए ना, सही, वही वाले के ताकि वो मेंटली सिकनेस ना फील करें। पेशेंट के किए हुए आर्ट प्रोजेक्ट्स भी आपको वो दिखा देंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। और हम डेफिनेटली अभी देखेंगे भी, और हमें यहाँ पे चूँकि कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं और पेशेंट भी हमें एक यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो अभी हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि बीच में ये वॉल का जो इन्होंने सेपरेशन की हुई है और एक डिस्टेंस रखा हुआ है, और किस तरह पेशेंट अपनी फैमिली से भी बात करते हैं, वो एक्सपीरियंस अभी हम भी करेंगे, क्योंकि एक पेशेंट से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर है तो उनको किस तरह से महसूस हो रहा है और कितना उनको इस सारी फैसिलिटी से वो कितना मुतमईन है, ये भी उनसे जानेंगे। सो अभी आपने देखा कि हमने पेशेंट से भी बात करी है, और मैं डॉक्टर समीना साइमा साहिबा से यही बात कर रही थी, साइमा कौस साहिबा से। मैं उनसे ज़रा पूछती हूँ इन पेशेंट के बारे में, क्योंकि बड़े इत्मीनान बख्श भी उनके तसल्ली बख्श जवाब आ रहे थे। ये पेशेंट कब आए, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये HDU में आए या FIC में इनको आपने दाखिल किया, और इनकी क्या सिचुएशन थी कि अब तो काफ़ी इनकी स्टेबल कंडीशन लग रही है। ये पेशेंट हमारे पास 24 को एडमिट हुए थे, डायरेक्टली हमने HDU में इनको लिया था। और ये जब शुरू में आए थे तो इनको सांस में काफ़ी दुश्वारी थी, तो ये ऑक्सीजन पे भी थे, और ऑक्सीजन के साथ साथ हमने इनको CPAP पे भी रखा था। तो ये काफ़ी दिन CPAP पे रहे हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने उसको कम करते गए, और हम ज़ाहिर है जो मेडिसिन भी साथ में दे रहे थे, तो ही वॉज़ इम्प्रूविंग। अब माशाल्लाह ये आज सुबह से ये ऑफ ऑक्सीजन है, और अब ये अपना जब यहाँ पे टाइम फर्दर 3 डेज़ जब ऑफ ऑक्सीजन पूरे कर लेंगे, तो फिर हम इनको यहाँ से इंशाल्लाह HDU से डिस्चार्ज करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि यही प्रोसीजर आप सेब अटेंडीज़ जो आपके जो पेशेंट्स हैं उनके जो भी अटेंडीज़ होते हैं या उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको इसी तरह से बात करवाई जाती है, या क्या प्रोसीजर है? जब पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो हमारे पास मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, कुछ शाम में भी आते हैं, तो जब वो आते हैं तो ये इस फ़ोन के थ्रू, जो पेशेंट स्टेबल होता है यहाँ चेयर पे आ जाता है, और फ़ोन के थ्रू हम उनसे बात करा देते हैं फैमिली से। और जो पेशेंट ज़्यादा सिक होते हैं, जैसे यहाँ तक नहीं आ सकते, तो फिर अंदर हमारे पास स्मार्टफ़ोन है HDU में, तो उस पे फिर हम यहाँ कोऑर्डिनेटर, जो क्लिनिक शिफ्ट कोऑर्डिनेटर आपसे मिलेंगी, शिफ्ट कोऑर्डिनेटर के स्मार्टफ़ोन से हम अंदर स्मार्टफ़ोन पे कॉल कराते हैं, वीडियो कॉल कराते हैं व्हाट्सएप पे, और उसके थ्रू हम उनको अपना पेशेंट भी दिखा देते हैं, वो अपने पेशेंट से बात भी कर लेते हैं।
तो ये कि पेशेंट्स को जो है ना वो एक फीलिंग रहती है कि हम अपने घर वालों से इन टच हैं। और उसके अलावा स्मार्टफ़ोन ऑल्दो पेशेंट्स को अंदर अलाउड नहीं है, बट कोई भी सिंपल फ़ोन पेशेंट्स अपने साथ अंदर रख सकते हैं, तो वो डायरेक्ट भी अपनी फैमिली की कॉल्स अटेंड कर सकते हैं। तो आप लोग रेगुलरली जो इनके अटेंडेंट्स हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स उनको इन्फॉर्म करते हैं कि क्या अब उनकी किस तरह की सिचुएशन है, क्या हालत है, और अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो उसको फिर किस तरह सिचुएशन को मैनेज करते हैं? अच्छा, हम डेली जो है अपने सब पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को घर पे कॉल करके उनके पेशेंट की कंडीशन का अपडेट देते हैं। उसके अलावा भी कुछ जैसे अटेंडेंट्स कॉल करते हैं तो हम बात कर लेते हैं, हम कंसल्टेंट्स भी उनसे बात कर लेते हैं। और अगर किसी पेशेंट की फॉर एग्जांपल कंडीशन ख़राब होती है या उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती है, तो फिर हम फ़ौरन उनके अटेंडेंट्स जो उन्होंने नंबर लिखवाए हुए होते हैं उन पे हम कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अब आपके मरीज़ की ये कंडीशन है। ठीक है, तो नाज़रीन अभी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं एचडीयू और फील्ड आइसोलेशन सेंटर एफआईसी के हवाले से जो बात हो रही है सारी, यकीनन एक अच्छा इदारा ये बनाया गया है। मैं फिर कहूँगी सिंध गवर्नमेंट और पाक फ़ौज के मुश्तरका ताउन से, और इसमें सिविल सोसाइटी ने भी बड़ा अपना किरदार अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी मज़ीद भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, जैसे कि हमने बताया आपको कि जी आगे जाके रेड जोन बना हुआ है, जो कि हम स्क्रीन पे भी ऊपर सारी चीज़ें भी हमने देखी भी और उन्होंने सारा एक्सप्लेन भी किया। यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि जिनसे हम बात भी करते हैं, जो कि यहाँ पर एडमिट हैं और प्रॉपरली उनको यहाँ पे रखा हुआ है, किस तरह से क्या है। अच्छा, एक चीज़ ऐसी है कि आप ये देख रहे हैं कि बीच में वॉल है ग्लास की और वो उस तरफ है, और जाहिर सी बात है सेफ्टी मेजर्स लेते हुए आपको उनकी तो आवाज़ नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दिस इज़ द फ़ोन जिसके थ्रू उनके अटेंडेंट्स भी जो आते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी, वो यहाँ से इनको ग्लास के थ्रू उनसे बात करवाते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कराते हैं, उनसे रब्ता कराते हैं। तो हम भी जो है डॉक्टर साइमा गौस ने हमारे लिए ये अरेंज किया है, तो हम भी जो यहाँ पे एक पेशेंट है उनसे बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। यकीनी आप उनका जवाब तो नहीं सुन सकेंगे, लेकिन मैं सुनूंगी तो मैं वो आपको डेफिनेट सी बात है, आपको पता चल जाएगा जब मैं उनसे सवाल करी होंगी कि वो क्या कहते हैं। जी साइमा, डॉक्टर साहिबा। आप बात करेंगे? जी बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी बात कराती हूँ। तो पेशेंट से मैं बात करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? अच्छा मोहम्मद अली साहब, आप कब एडमिट हुए और अभी तक आपकी क्या सिचुएशन है, और अब आप बेहतर हैं? मुझे तो बेहतर लग रहे हैं वैसे। अच्छा। हम्म। सही। यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? हम्म। सही। ठीक। हम्म। अच्छा, मोहम्मद अली साहब बता रहे हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है, बिल्कुल इस तरह से इन्होंने ख्याल रखा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को भी, बाकी पेशेंट्स को, कि अगर उनको कोविड होता है खुदा ना खास्ता, तो वो ज़रूर यहाँ पर आए। यहाँ सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका, थैंक यू जी। मोहम्मद अली साहब से हमने बात की जो पेशेंट हैं, और चूँकि आप उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, चूँकि वॉल है और फ़ोन पे हम बात कर रहे थे, लेकिन ये एक अच्छा तरीक़ेकार है। ज़ाहिर सी बात है सेफ़्टी मेजर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ एक और जो कि बड़ी बात और जो बड़ी ख़बर है उसके बारे में मैं ये आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर बेसिकली अभी तक जितना भी स्टाफ आपको नज़र आ रहा है, जितने लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हो, या वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, या ऑफिसर्स हो, जो भी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से कोई एक शख्स भी यहाँ पे अभी तक इतने महीनों में इन्फेक्टेड नहीं हुआ। कि हमने बाकी जगहों पे जैसे कि सुना, या बाकी हॉस्पिटल्स में हमने सुना कि अनफॉर्चुनेटली जो स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे या जो नर्सेस थी या जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो कि कैटर कर रहा था पेशेंट्स को, जो को उनको ट्रीट कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो ख़ुद कोविड का शिकार भी हुआ। कुछ लोग इस दुनिया फ़ानी से भी चले गए इस खिदमत को अंजाम देते हुए। लेकिन यहाँ की एक अच्छी बात जो कि अब तक हमने देखी है वो ये, जो कि डॉक्टर साहिबा ने भी मुझे अभी बताया बीच में जब हम ब्रेक पे थे, कि उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर से कोई भी
मेंबर जो है, जो स्टाफ मेंबर है, वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ। हमने इतना जो प्रोटोकॉल है, जो डिसिप्लिन है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनका इतना ज़्यादा हमने ख्याल रखा है। डोनिंग का मतलब कि जो वो प्रिपेयर कर रहे थे, जो भी मेडिकल स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे अपने आप को पीपीईज़ के साथ और प्रॉपर जो किट थी उनकी उसके साथ, उस हवाले से भी डॉक्टर साहिबा कुछ बताना चाह रही हैं मज़ीद भी। तो हम उनसे जान लेते हैं कि ये जो डोनिंग का अमल है, बेसिकली ये लफ्ज़ आप लोगों के लिए, शायद आम लोगों के लिए नया होगा। जैसे आइसोलेशन का वर्ड, क्वारंटीन का वर्ड थोड़ा जब आया तो लोगों के लिए नया अल्फाज था ये, लेकिन बेसिकली व्हाट इज़ डोनिंग एंड देन उसको रिमूव करने को भी एक उसका पर्टिकुलर जो फील्ड की टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, वो मैं थोड़ा डॉक्टर साहिबा से जानूंगी। जी डॉक्टर साहिबा। जब हम आते हैं तो हम लोग पहले हमें यहाँ से स्क्रब्स मिलते हैं, मतलब जो हमारा जो ओटी का जो ऑपरेशन थिएटर के जो ड्रेसेस हैं वो मिलते हैं, वो हम पहले चेंज करते हैं दूसरे हॉल में जाके। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो हमें जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलती है एनडीएमए की तरफ से, वो हम डॉनिंग करते हैं, ठीक है। मास्क, गॉगल्स, सारा पूरी हम किट जब पहन लेते हैं, फिर हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं इनटू द रेड जोन। और अपनी शिफ्ट के एंड पे फिर हम रेड जोन के बैक साइड से ही हम चले जाते हैं डॉफिंग एरिया में। डॉफिंग एरिया में हम ये अपनी पूरी किट उतार के हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। मास्क और गॉगल्स अलग उतारते हैं फॉर डिकंटामिनेशन, एंड देन वी गो टू द शावर्स। वहाँ से फिर हम शावर लेके चेंज करके फिर या तो घर या फिर ग्रीन जोन। तो इतने केयरफुल प्रेपरेशन की वजह से हमारा अभी तक कोई भी, ना डॉक्टर, ना स्टाफ, ना पैरामेडिक, अभी तक हमारा कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। दैट्स ग्रेट। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इदारे की, ख़ास तौर पे जहाँ हम खड़े हुए। और ये जो पीछे रेड जोन आपको मैं फिर बताऊं कि वो था, और वहीं से वो बता रही हैं, वो जो बाहर पीछे आपको बिल्कुल मेरी नज़र आ रहा होगा बैक पे कि एक एग्ज़िट है, तो वो यहीं से जब ये अपना काम फिनिश करते हैं तो उसके बाद एग्ज़िट करके जो है डॉफिंग की जो वो बात बता रही हैं वो वहाँ जाके करते हैं। वेल दैट्स अ ग्रेट सिस्टम। एंड ऑफ कोर्स जहाँ डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपने प्रॉपर निज़ाम रखा हो, मैनेज करना आपको आता हो, सेफ्टी मेजर्स का आपने ख्याल किया हो, तो वो सारी चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट भी उसी तरह से आप पाते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड बंदा हमें नज़र नहीं मिला अब तक, यानी कि जो भी मीडिया रिपोर्टिंग भी हुई और जो भी डॉक्टर साहबा ने बताया। विल गो फर्दर और देखते हैं आगे भी जाके कि और यहाँ पे किस तरह से जो है सिस्टम को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मज़ीद भी यहाँ का जो स्टाफ है और जो टीम है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ। तो इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर मदीहा खान। डॉक्टर मदीहा है। डॉक्टर मदीहा से सबसे पहले बात करती हूँ। जी डॉक्टर मदीहा। आई एम डॉक्टर मदीहा एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ शिफ्ट कोऑर्डिनेटर। और बीइंग अ शिफ्ट कोऑर्डिनेटर मेरा काम यहाँ पे एक्सपो सेंटर में ये है कि अंदर जो रेड जोन पेशेंट्स या स्टाफ, उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी उनकी नीड है, उनको आगे तक के डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाना। और यहाँ पे जो अंदर पेशेंट्स हैं उनकी जो भी इंटरवेंशन हो रही है, कोई मेडिसिन नीड है या कोई टेस्टिंग उनकी करवानी है, तो वो सारे कंसल्टेंट्स तक चीज़ें पहुँचाना। और इन द मीन वाइल जो लैब्स वगैरह पेशेंट की भिजवानी होती हैं, उन लैब्स को ट्रेस करवाना और फिर कंसल्टेंट से वो डिस्कस करवाना, इट कम्स अंडर माई डोमेन। अच्छा, तो इस सारे सिचुएशन में आप किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेट और मैनेज कर रही होती हैं? क्योंकि ये बहुत सारी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन की चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी पेशेंट्स की क्रिटिकल सिचुएशन हो गई या कोई इस तरह का केस आ गया, तो उसमें किस तरह से अपने आप को भी नॉर्मलाइज रख के चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं? एक्चुअली यहाँ पे आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर होता है ना, वो चीज़ काम आती है। क्योंकि बीइंग अ शिफ्ट कोऑर्डिनेटर एक डॉक्टर और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट दोनों मर्ज हो गए, तो आपको दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना होता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे हेल्पफुल है वो ये है कि एक्सपो सेंटर में इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके जॉब जो है वो मतलब डिफ़ाइन किए हुए हैं। लेट सपोज मेरे अंदर बहुत से मतलब डोमेन्स आते हैं, लाइक पीएसएम हो गया, जैसा पीएसएम के इंचार्ज ज़ुहेब हमारे साथ हैं। फिर हमारा जो नर्सिंग और जैनिटर का जो रोटा और सारी चीज़ों को हैंडल करती हैं वो डॉक्टर आफरीन है। तो हम लोग इनसे कांटेक्ट में रहते हैं और फिर ये हमें फर्दर गाइड कर देते हैं। मतलब हमें मुश्किल नहीं होती, डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि हर किसी को अपने पार्ट का रोल पता है। जिस तरह फार्मेसी वाले हैं, आई एम जस्ट हेयर टू फैसिलिटेट दैम। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहेब है और बेसिकली यहाँ पे जितनी भी प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन है वो मेरे अंडर आती है। और उसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि मरीज़ के एक नेल कटर से लेके डॉक्टर की ज़रूरत का हर सामान, हर मेडिसिन यहाँ टाइम पर पहुँचे और जितनी भी उसकी रिक्वेजिशन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन और रिकॉर्ड सारा यहाँ मेंटेन किया जाए। वो बेसिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ शिफ्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मदीहा और इनकी तमाम कोलीग्स से मिलकर काम
करते हैं और सुबह से रात तक हमारा डिपार्टमेंट 24 आवर्स ओपन होता है और फैसिलिटी के लिए पूरा अवेलेबल होता है सबके लिए। डॉक्टर सॉरी जुहेब का जो काम है यानी कि वो ये देख रहा है बेसिकली कि सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जो असिस्टेंस डॉक्टर्स को और बिटवीन पेशेंट्स को और जो स्टाफ को भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको मेक श्योर कर रहे होते हैं कि वो प्रॉपरली इनके पास यहाँ पे मौजूद हो, किसी चीज़ की शॉर्टेज ना हो। अगर मैं ये कहूँ किसी भी चीज़ की जो स्टेशनरी है उस हवाले से और सारी चीज़ों की उसकी शॉर्टेज ना हो, अगर आम ज़बान में ये बात की जाए तो उसको मेक श्योर कर रहे हैं। मज़ीद भी टीम की तरफ आगे चलते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था टीम वर्क होता है एक और उसके बगैर तो काम हो भी नहीं सकता। अच्छा, अब डॉक्टर आफरीन कमाल भी हमारे साथ है और उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या ड्यूटी है, वो क्या मैनेज कर रही हैं, वो किस तरह से अपनी डोमेन में है, क्या उनका डोमेन है और सारी चीज़ें। जी डॉक्टर आफरीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं तो सिंध गवर्नमेंट अर्बन हेल्थ सेंटर से आई हूँ। यहाँ तकरीबन मुझे 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हेड रही हूँ। अभी जो है मैं नर्सिंग हेड हूँ और हाउस कीपिंग इंचार्ज हूँ। ज़ाहिर है यहाँ पे हम HDU FIC दोनों ही देख रहे हैं, तो हमें पूछना होता है इन शिफ्ट कोऑर्डिनेटर से कितने पेशेंट्स जो हैं क्या है, तो हम उस हिसाब से जो है नर्सेस और जैनिटर्स जो है अंदर भेज देते हैं। अब हमारे पास नर्सेस भी 2 तरह के थे, 89 डेज हमारे पास थे यानी गवर्नमेंट के और प्राइवेट, तो अभी भी हमारे पास इसी तरह चल रहे हैं। और जैनिटर्स भी ऐसे ही हैं यानी गवर्नमेंट और जो नोहा एक कंपनी है उनकी तरफ से, तो हमारे पास अभी 2 जैनिटर्स अंदर जा रहे हैं और 3 ICU ट्रेन RNs जा रहे हैं। पेशेंट्स कभी कभार बहुत तंग भी करते हैं, नर्सेस का डिपार्टमेंट ऐसा है और ख़ास तौर पे कोविड की बीमारी जब आई तो ये चूँकि न्यू थी, पेशेंट्स को ख़ुद भी नहीं पता था कि किस तरह से बिहेव करना है या रिएक्ट करना है। लोग बहुत हैपोजिट सिचुएशन में भी आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं फिर? बस प्यार से तहम्मुल से मैनेज करते हैं। उन्हें समझाते थे गुस्सा नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को ज़ाहिर है कोविड में साइकेट्रिक इश्यूज़ भी हुए हैं, तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं, सब है, तो काउंसलिंग होती रहती है और हमारे स्टाफ भी सारे अच्छे हैं। चलें, ये अच्छी बात है कि प्यार से ट्रीट करते हैं। और जाहिर सी बात है नर्सिंग का जो पेशा है वो है ही बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको पेशेंट को हैंडल करना, उसको काम डाउन रखना, उसको मैनेज करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क भी एट टाइम्स हो जाता है। वेल, मज़ीद आगे चलते हैं और सारे सिनेरियोज़ को देखते हैं और मज़ीद सिस्टम में जो सारे इस वक्त इनके लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, अब मैं चूँकि हम वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे प्रोग्राम के, लेकिन जाते जाते लास्टली आपको दिखाऊं कि इनका जो फार्मेसी का सेटअप बना हुआ है और एक पूरी इन्होंने बाकायदा फार्मेसी यहाँ प्रिपेयर की हुई है, तैयार की हुई है और बड़ी अच्छे बड़े खासी काफ़ी मुझे नज़र आ रही है। बाहर से देख रहे हैं जो हम अभी कि बड़ा सेटअप बनाया हुआ है इसका भी और काफ़ी सारी चीज़ें और ख़ास तौर पे कुछ दवाइयाँ पर्टिकुलरली कुछ इंजेक्शंस थे बीच में, हमें भी लोग पूछते थे जब ये जैसे कोविड आया और सारी चीज़ें हुई और कुछ शॉर्टेज थी, लेकिन इन्होंने इसी वजह से अपनी फार्मेसी यहाँ ख़ुद बनाई हुई है ताकि कोई जो शॉर्टेज हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके पास इनका रिज़र्व हो स्टॉक और सारी चीज़ें उस वक्त मौजूद हों और एमरजेंसी की सूरत में सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो, शॉर्टेज ना हो। तो चलते हैं फार्मेसी के अंदर भी देखते हैं कि जी क्या है और उसको कौन देख रहा है, किस तरह से जो है इसको चला रहे हैं। और बाहर लिखा हुआ है गैर मुतल्लिका अफराद का ममनू है आना अंदर। बहरहाल जी, लेकिन हम प्रोग्राम की वजह से अब हम अंदर आ जाएं और हम पूछ लें इनसे कि जी क्या सारी चीज़ें हैं। और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं सराउंडिंग में कि बहुत बड़ा इन्होंने ये जगह है जहाँ जिसको इन्होंने यूटिलाइज़ किया है फार्मेसी के तौर पे। सो मेरे साथ 2 ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ ख़वातीन का किरदार बड़ा अच्छा है, यहाँ पे जिस पोजीशन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीमेल्स नज़र आ रही हैं, दैट्स गुड। ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमारा अशरफ। अच्छा, डॉक्टर अमारा अशरफ, आप फार्मेसी देख रही हैं यहाँ पे। फार्मेसी में यहाँ अगर मैं पूछूँ ख़ास तौर पे कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि इमरजेंसी की सूरत में आपको चाहिए होते हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए जब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तो वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से कितने पैमाने पे आपने इसको स्टॉक को रखा हुआ है और अभी तक सो फार ये 6 मंथ्स में 5 to 6 मंथ्स में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रही, ये थोड़ा सा हमें बताएं। यहाँ पर जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन है हमारी बेसिकली वो HDU फार्मेसी के अंदर होती है। हमारी जो भी इमरजेंसी आइटम हमने भेजना होता है वो हम मेक श्योर करते हैं कि अवेलेबल हो। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन था जो कि अभी कोविड में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सो वी मेक श्योर कि वो यहाँ अवेलेबल हो, पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। और यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट इतना है कि हम लोग 1200 या 1000 में पेशेंट्स को कैटर कर सकते हैं आराम से। तो डोनेशन माशाल्लाह हम लोगों को यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डोनेट किया है और प्रोक्योर भी फिर हमने किया है पेशेंट्स की नीड के मुताबिक। तो यहाँ ज़्यादातर पेशेंट हमारे कोमॉर्बिड आए हैं जिनको हमने लाइक हार्ट पेशेंट हो गए,
डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, तो हमने मेक श्योर किया कि उनकी हर तरह की मेडिसिन यहाँ मौजूद हों ताकि उन्हें सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, वही मेरी बात का जवाब उन्होंने दिया। ख़ास तौर पे कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको आपको मैनेज करना था इस सारे सिनेरियो में, और उन्होंने मैनेज किया। एक और लेडी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, डॉक्टर कुत्सिया। मैं यहाँ सेंट्रल फार्मेसी देखती हूँ, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमें बेशक डोनेशंस भी मिले हैं, लेकिन पेशेंट की जो भी प्रायोरिटी होती है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन जो अगर अवेलेबल नहीं होती है वो हम अर्जेंट बेसिस पे प्रोक्योर करते हैं, और ये मेक श्योर करते हैं कि वो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हो। उसके अलावा एक और पर्टिकुलर काम जो हम यहाँ पे करें, पीपीज़, उसको भी हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं। तो जो रेड जोन का हमारा स्टाफ होता है जो कि पेशेंट्स को हैंडल करता है, उनको भी हम प्रॉपर 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के साथ पीपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो डोनेशंस भी हैं, प्रोक्योर्ड भी हैं, और हर चीज़ हम मेक श्योर करते हैं कि कोई चीज़ नील पे ना जाए, एक पार लेवल पे सेट हो। पार लेवल पे सेट हो, ऑफ कोर्स नील लेवल पे ना जाए, ये एक बड़ी ही अच्छी बात है नाजरीन। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी नाजरीन यही है, जैसे कि आपने देखा उन्होंने कहा कि जी जो सेफ्टी है और जो आपकी केयर है, क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं जब फरवरी में कोविड आया पाकिस्तान के अंदर, जब 2 पेशेंट्स यहाँ पे अनाउंस हुए, दिन सो फार पेशेंट्स यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो उसके बाद हमने देखा कि जी तकरीबन जो है वो अगर मैं बात कर लूँ ख़ास तौर पे जून मिड तक की, तो पीक हमारे पास था। 15 जून को हमारे पास पाकिस्तान में पीक जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, पीक केसेस रिकॉर्ड हुए थे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस थे। उसके बाद हाईएस्ट केसेस के बाद जो हमने देखा कि जो है कर्व जो अप गया वो कर्व डाउन होता हुआ हमें नज़र आया। फिर उसके बाद जो है कर्व जब डाउन होता हुआ नज़र आया 15 जून के बाद 15 सितंबर तक, लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन हटा, लोग जो है वो नॉन कॉशियस हो गए, लोग जो है वो केयरफुल होने के बजाय जो है केयरलेस हो गए, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी नाजरीन यही है, और आपको बताने का मकसद, यहाँ से सारी चीज़ें दिखाने का मकसद भी यही है कि देखिए आपने कॉशियस रहना है, SOPs को फॉलो करना है। अभी तक कोविड गया नहीं है, कम ज़रूर हुआ लेकिन गया नहीं। बार बार आपने ये सुना, टीवी स्क्रीन्स पर देखा, हर मीडिया मोड पे देखा, रेडियो पे, हर जगह कि आपको बार बार ये इत्तला दी गई कि देखिए कोविड कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात अभी भी करनी है, सेफ्टी अभी भी करनी है, अभी भी मेजर्स लेने हैं, SOPs फॉलो करने हैं। मैं बार बार आपको शो में अपने दिखाती रही, इन 5 to 6 मंथ्स के अंदर हमने ईद के शोज़ भी जब किए या कोई ओकेजनल शोज़ किए, तो आपने देखा मेरे पास डिसइंफेक्शन की बोतल भी साथ होती थी और मास्क भी साथ होता था। चाहे कितने ही मेहमान क्यों नहीं हो, कितना ही दामा झामा रखा, हमने उसको डिस्टेंस को रखते हुए ईद के शोज़ भी किए, ईद भी मनाई, फेस्टिविटीज़ में भी हम गए, लेकिन SOPs का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखा। मेरे बहुत सारे साथी एंकर्स और बाकी साथी जो फील्ड के फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी इसका शिकार हुए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे थे आप लोगों के लिए, बताने के लिए कि जी किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप बचे उसी राह से रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बचे रहे वो इसी वजह से कि जी उन्होंने SOPs को फॉलो किया। तो आवाम को मेरी गुजारिश है एक मरतबा फिर काइंडली, और कराची वालों सबसे ज़्यादा आपके पास से रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस दोबारा, जो NCOC का इजलास हुआ जिसमें ये डिस्कशन हुआ, तो खुदा के लिए प्लीज़ मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने, हुकूमती इदारों ने और बाकी आपकी साथ जो भी हमारे दूसरे इदारे हैं उन्होंने और सिविल सोसाइटी ने मिल के अपनी काविशों से जो इस कोविड से निजात पाने की कोशिश की थी उसको दोबारा इंक्रीज़ खुदा के लिए मत करें अपनी बेवकूफ़ियों के तहत, अपने जो है केयरलेस एटीट्यूड के तहत। यही आज का मैसेज है इस प्रोग्राम की तफस्सुस से, यही आपसे बात सारी यहाँ पर यही है। यकीनन आपको ये प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। आज प्रोग्राम होता नहीं है लेकिन खुसूसी प्रोग्राम हमने करने का मकसद फिर मैं कहूँगी यही है कि आपको एक मरतबा फिर याद दिलाना कि कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। इसी बात के साथ जी अपना बहुत सारा ख्याल रखने, अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।